तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुलेटिन में क्या कुछ खास रहेगा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी की करेंगे, जहां आज से गढ़गंगा मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिससे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाट का जायजा भी लिया और तैयारियां भी देखी। तो दूसरी खबर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां डीयू की छात्रा पर एसिड फेंका गया है, जिससे लड़की के दोनों हाथ झुलस गए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। तीसरी खबर में बात होगी भारत चीन संबंधों की। 5 साल के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इस्तांबुल में अफगानिस्तान पाकिस्तान शांति वार्ता बेनतीजा रही है। पाकिस्तान ने तालिबान से टीटीपी के खिलाफ लिखित गारंटी मांगी है, पर काबुल ने इनकार कर दिया। सीमा पर झड़पें और शरणार्थी विवाद ने रिश्तों को और बिगाड़ दिया है। लेकिन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक गढ़गंगा मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने मां गंगा के तट पर पूजा अर्चना की और मेले के सफल आयोजन की कामना की है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गढ़गंगा मेले 2025 की व्यवस्थाओं को लेकर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कोई अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए। हमें सांस्कृतिक विभाग से अच्छे दल लाने चाहिए और प्रदर्शनी में लोक कलाकार गायकों को लोक कला को शामिल करना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा, किसी भी आपात स्थिति के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ को तैनात किया जाना चाहिए। अधिकारियों को श्रद्धालुओं से उचित व्यवहार करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि घाटों को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि स्नान करते समय कोई अव्यवस्था ना हो। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़गंगा मेले का दूसरा दौरा है और इससे पहले वो 2018 में मेले में पहुंचे थे और इसे राजकीय मेला घोषित किया था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गढ़गंगा मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है, अश्लील गाने यहाँ पर बजने नहीं चाहिए, बल्कि जो लोक गायक हैं उन्हें ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रयास होना चाहिए। पौराणिक मेला होने के नाते सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो उसमें कोई भी अश्लील गीत और गाने ना बजाए जाए, बल्कि दोनों ओर संस्कृति विभाग से अच्छी टीमें मंगवा करके और लोक कलाकारों को, लोक गायकों को और लोक कला को हम उसके माध्यम से मंचन दें। और सबसे अच्छा है रामलीला, कृष्ण लीला पर आधारित मंचन हो या यहाँ की लोक परंपरा, लोक गाथाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे तो और अच्छा हो सकता है। इसके बारे में हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गायन वादन भी लोक परंपरा से जुड़े हुए होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से गढ़गंगा मेले की शुरुआत होने जा रही है और भव्य तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए, बल्कि जो लोक कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक ऐसा ही कुछ हमने सुना था जब कांवड़ यात्रा शुरू हो रही थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय भी स्पष्ट किया था कि आप अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत सारे हमने देखा है कि ऐसे मौक़ों पर फुहड़ता देखने को मिलती है, उससे बचना चाहिए। जो लोक आस्था के पर्व हैं, जो त्यौहार हैं या फिर ऐसे पर्व जहाँ पर लोगों का समावेश होता है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग अश्लीलता परोसने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे फुहड़ गाने बजाने लगते हैं, डीजे पे तेज आवाज में गाने बजाने लगते हैं। तो मुख्यमंत्री की यही सलाह थी कि ऐसे कामों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बदनामी ही होती है, नुकसान ही होता है। इसीलिए इतने बड़े पर्व को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश था, निर्देश था कि यहाँ पर लोक आस्था का महत्व है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे गाने परोसने चाहिए डीजे पर जिससे किसी को तकलीफ हो। अक्सर ये देखा गया है कि
किसी की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगती है। इससे बचने का एक तरीके से संदेश भी दिया है और निर्देश भी दिया है। हाँ बिल्कुल। और अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही है गढ़गंगा मेले को लेकर और सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, बहुत बड़ा मेला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। ये 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे मेले में। शुरुआत से लेकर के आखिर तक बहुत सारा रोजगार सृजन होगा। लोक आस्था का तो पर्व है ही। यहाँ पे सुरक्षा के भी तमाम निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने खुद एरियल सर्वे भी किया था इस मेले का। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र में मेला फैला हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ बड़े मेले हैं, प्रयागराज का एक मेला होता है, गोरखपुर में हमने एक मेला देखा है, विंध्याचल में हमने मेला देखा है, जो लोक आस्था के जो ऐसे पर्व है, ठीक उसी तरह ये भी एक मेला है जहाँ पर बड़ी तादाद में, बड़ी आबादी में लोग इकट्ठा होते हैं और शामिल होते हैं। लोक आस्था के महत्व को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मेले का बहुत महत्व है। बिल्कुल। और कहा ये भी जाता है अभिषेक कि 2018 में इसे जो राजकीय मेला है वो घोषित कर दिया गया था। कितना प्रभाव इसके बाद पड़ा है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोजगार का एक बड़ा अवसर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने दिनों का ये मेला होता है और अब तो ये राजकीय मेला घोषित हो चुका है? देखिए, इससे पहले इस मेले को स्थानीय स्तर पर ही लोग करते थे। बीच में कभी होता था, कभी नहीं हो पाता था। लेकिन प्रांतीय मेला जब से घोषित हुआ है तो इसमें सरकारी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मसलन कि स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी हैं वो इसमें सहयोग करते हैं, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, सबका सहयोग होता है। और उसके बाद क्योंकि एक बड़ी आबादी इस मेले में अपने आप को जोड़ती है, तो सबकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना। इतने बड़े आबादी के लोग इकट्ठा होते हैं, इतने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो रोजगार भी बनता है। लोक आस्था का पर्व है तो लोगों तक प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, यानी प्रांतीय मेले के दर्जा देने के बाद से इस मेले का महत्व बढ़ गया। लोग समझने भी लगे, जानने भी लगे, क्योंकि ये मेला केवल एक क्षेत्रीय मेला बनकर के पहले रह गया था, लेकिन प्रांतीय मेले का दर्जा देने के बाद इसका महत्व काफी बढ़ गया है। और अब हर कोई समझ गया है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मेला होता है और लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचने भी लगे हैं। जी, धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं गढ़गंगा का जो मेला है वो अब इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं। सीएम योगी ने भी तमाम तरह के निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं छठ पूजा को लेकर भी घाटों को विशेष तरीके से सजाया गया है। छठ पूजा के जरिए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। लोग परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु तथा रोग से मुक्ति के लिए इस कठिन व्रत को करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं नदी तालाब में स्नान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए छठ महापर्व पर भव्य तैयारी की गई है। और ऐसे में जिस तरह से देश भर में छठ महापर्व की धूम दिखाई दे रही है और आज तीसरा दिन है, ऐसे में इस पूजा को करने के लिए यहाँ पर घाटों को सजाया गया है। छठ पूजा के जरिए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। लोग परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु तथा रोग से मुक्ति के लिए कठिन व्रत करते हैं। और इस दिन व्रती महिलाएं नदी तालाब में स्नान करती हैं। तो देश भर में छठ महापर्व की धूम देखी जा रही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि भव्य तैयारियां भी इसको लेकर चल रही है। तो आज तीसरा दिन है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जिस तरह से तैयारियां चल रही है छठ पर्व को लेकर। और ऐसे में भगवान सूर्य की आराधना का ये पर्व माना जाता है। तो छठ पूजा को लेकर घाटों को विशेष तरीके से सजाया जा रहा है। छठ पूजा के जरिए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। देखिए लोक आस्था, तप और समर्पण के साथ इस पूजा को किया जाता है। छठ महापर्व पर जिस तरह से तैयारियां काफ़ी लंबे समय से शुरू हो जाती है, जो व्रती हैं वो पहले से ही तैयारियां करने लगते हैं, क्योंकि ख़ास तरीके से जो नियम होते हैं उन्हीं का पालन छठ व्रत के दौरान किया जाता है। तो लोक आस्था और तप तपस्या का ये पर्व है। निर्जला व्रत जो है वो दूसरे दिन के बाद से शुरू हो जाता है, जिसके चलते व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ नित्यानंद जुड़े हुए हैं वाराणसी से, प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजीत रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रुक करेंगे इन सभी का। अभिषेक पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो छठ को लेकर किस तरह की तैयारी फिलहाल दिखाई दे रही है, नित्यानंद आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, आज लोक आस्था का महापर्व का तीसरा दिन है। बात की जाए छठ पूजा की, तो छठ पूजा जो है वो 4 दिवसीय अनुष्ठान होता है। इसमें शुरुआत नहाय खाए से होती है और दूसरे दिन खरना से जो है, इसके साथ ही जो निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। बता दें कि ये व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, तरक्की और परिवार में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं।
मौजूदगी हमारी वाराणसी के अस्सी घाट पर है। बात की जाए तैयारियों की तो आप देख सकते हैं तमाम स्थानों पर जो वेदियां हैं वो बना दी गई हैं। इन्हीं स्थानों पर महिलाएं पूजा करती हैं और पहले दिन से वेदियां बना के महिलाएं अपनी पूजा की जो तैयारी है उन्होंने शुरू कर दी थी। आप ये देख सकते हैं यहाँ महिलाएं घाट पे पहुंच चुकी हैं और अपने अपने जो वेदियां हैं उनकी पूजा कर रही हैं, प्लास्टिक बना रही हैं। और इसके साथ ही घाट पे आप देख सकते हैं काशी के तो 84 घाटों पर मनाया जाएगा छठ महापर्व, हर साल मनाया जाता है। मगर जो अस्सी घाट है, अस्सी घाट पे सबसे ज्यादा जगह होने के कारण यहाँ पे जो भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो ये यहाँ पे तमाम तरीके के लोग हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं घाट पर जगह जगह पर वेदियां बना दी गई हैं। लोगों ने अपना अपना स्थान चुन लिया है किस स्थान पे लोग पूजा करेंगे और इसके साथ नगर निगम द्वारा घाटों को सजा दिया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी रहेगी, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और कोई भी महिला अर्घ देते समय किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जल में, इसलिए एनडीआरएफ और जल पुलिस भी लगातार गश्त करती रहेगी। जी बिल्कुल। और हमारे साथ प्रेम कौशिक भी जुड़े हैं मथुरा से। प्रेम, तो जिस तरह से आज से 36 घंटे का जो व्रत है वो शुरू हो जाता है, फिर सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो क्या माना जाए, क्या तैयारियां मथुरा में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो सूर्य भगवान और माँ छठी मैया की उपासना का ये लोक पर्व जिसको महिलाएं बड़े निर्जला व्रत के साथ में ये इसको रखती है। अपने संतान के सुखद उन्नति के लिए ये व्रत रखा जाता है। उसके साथ में रोग दोष सब निवृत्ति के लिए व्रत को रखा जाता है। बड़े पवित्र पावन ये व्रत है और बड़ा पावन पर्व है। इसको लेकर यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कच्चे घाट हो चाहे पक्के घाट हो, उन पर व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ बैरिकेडिंग की गई घाटों में। सुबह से यहाँ पे लोग स्नान के लिए यमुना घाटों पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और इसके साथ में पर्व की जो शुरुआत जैसे कि नहाय खाए से हो जाती है छठ पर्व की, उसके बाद में लगातार ये निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं। उसके बाद में बड़े विधि विधान से पकवानों के साथ में बनाकर इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ भी ऐसे ही नजारा है, आप देखेंगे तो यमुना के घाटों में बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो कच्चे घाट हो, कच्चे घाट हो, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके सुरक्षा के दृष्टिगत ये सारे इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। जो लोग गाँव में आ रहे हैं वो ज्यादा पानी में न पहुंच पाए, इसके लिए हर तरह से बैरिकेडिंग की गई है, सफाई की व्यवस्था घाटों पर की गई है। ऐसी अन्य अन्य व्यवस्था प्रशासन द्वारा यहाँ पर की गई है। और जो लोग छठ पूजा व्रत को मना रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, एकाएक करते हैं और भगवान को आस्था कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी दिख रही है किस तरह की तैयारियां हैं प्रेम। और रुक करेंगे हम अपने संवाददाता अजीत रावत का। अजीत, गाजियाबाद में आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ की अगर बात करें तो छठ पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां, आज ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा? आपको गाजियाबाद की ताजा तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय हम मौजूद है गाजियाबाद का सबसे बड़ा महापर्व छठ बिल्कुल अजीत, हम चाहेंगे आप चारों तरफ की तस्वीरें भी हमें दिखाएं। हम देख रहे हैं कुछ वेदियां यहाँ पर भी बनी हुई हैं जिन पर पूजा अर्चना की जाएगी छठी मैया की, और ऐसे में फिलहाल तैयारियां भी दिख रही हैं। तो फिलहाल क्या लोग आने शुरू हुए हैं या क्या जानकारी इसको लेकर? की टीम है वो यहाँ साफ सफाई में लगी हुई है और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो प्रतिमा है जिन पर छठी किया जाएगा और यहाँ से इनकी पूजा की शुरुआत जो है वो की जाएगी, क्योंकि यहीं पर अपना जो कलश दौरा और तमाम प्रसाद की चीजें होती हैं वो यहाँ पर लेके आएंगे। तस्वीरों में और दिखाने का प्रयास करूंगा कि लोग जो हैं जो शाम को पहुंचने वाले हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपने अपनी प्रतिमाओं को सजा रहे हैं, फूल मालाओं को लेके आ रहे हैं और अच्छे से यहाँ पर पूरी तरीके से उनको सजाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में यहाँ जब लोग पहुंचेंगे। और पानी की जब कल तक पानी की कमी थी, मगर पानी भी अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब इसमें हरनंदी नदी में ये पानी जो है वो अब छोड़ा गया है, क्योंकि लोगों का कल तक ये आरोप था कि पानी जो है वो समय से नहीं छोड़ा गया। फिलहाल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पानी का पर्व है, पवित्रता का पर्व है और कहीं ना कहीं लोग आस्था का ये बहुत बड़ा सनातन धर्म का बहुत बड़ा ये पर्व माना जाता है और उसको लेकर के गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि यहाँ पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाएगी। कई लाख लोग यहाँ पर आएंगे। रूट डाइवर्जन की पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है। दोपहर 12 बजे के बाद से ही इस रूट को पूरी तरीके से यानी कि तैयारियां आप लगातार चल रही है छठ को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक का भी हम रुक कर लेते हैं। अभिषेक, अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो वहां पर छठ पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारियां?
देखिए बिल्कुल अभी इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ का ये जो गोमती रिवर फ्रंट है, ये बहुत खूबसूरत बनाया गया गोमती के किनारे रिवर फ्रंट है। लेकिन 8 साल पहले तक यहाँ पर महज चंद लोग आते थे, कुछ लोग आते थे और यहाँ पर छठ पूजा करते थे। लेकिन जब से कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है और व्यवस्थाएं की जाने लगी हैं, उसके बाद से आप देखिए कि इन घाटों को सजाया गया है। खासतौर पे ये छठ घाट के नाम से ही फेमस हो गया है। अब यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के तैयारियां लंबे समय से शुरू हो जाती हैं। इस पूरे घाट को सजाया गया है। पानी में यहाँ पर जल पुलिस भी रहती है ताकि जो महिलाएं इन पानी में जाकर के अपना पर्व और पूजा में शामिल होती हैं, उनको उनकी सुरक्षा को लेकर के भी ध्यान में रखा जाता है। और पूरे घाट का अगर हम आपको एक नज़ारा दिखाएं तो आप देखिए बेहद खूबसूरती से इसको सजाया गया है। लखनऊ का नगर निगम हो, विकास प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, सबका सहयोग यहाँ पर रहता है। और उसके बाद यहाँ पर भव्य तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। अभी यहाँ पर पूरा खाली दिख रहा है आपको, लेकिन दोपहर बाद से शाम होते होते, क्योंकि शाम को यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की एक जो पूजा की जो पद्धति है वो की जाती है, उस समय यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर शाम को मौजूद रहेंगे। एक नई परंपरा के तौर पर वो अब हम छठ के मौके पर इस जगह पर मौजूद रहते हैं, खुद यहाँ पर आते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर अर्घ्य देते हैं और लोगों को एड्रेस करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लखनऊ में भी छठ को मनाया जाता है। तकरीबन 15 लाख लोग लखनऊ के अलग अलग घाटों पर छठ पर्व को लेकर के इकट्ठा होंगे और कल सुबह तक ये पूरा आयोजन चलता रहेगा। एक फिगर के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 8 करोड़ लोग हैं जो छठ पर्व मनाते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इससे अपने आप को जोड़ती है। लोक आस्था का महत्व है और इसीलिए ये पूरे 4 दिन का पर्व है, लेकिन उसकी तैयारियां लंबे समय से चलती हैं। और इस जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इस लखनऊ के छठ घाट पर, इसका एक महत्व बन गया है, एक पॉइंट बन गया है। लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर और तैयारियां भी भव्य तरीके से अभिषेक यहाँ पर हो रही हैं। खूबसूरती से घाटों को सजाया गया है। जो आप दिखा रहे हैं हमें खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोपहर के बाद धीरे धीरे जो पूजा व्रती करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और फिर ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा, डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाएगी। तो तैयारियां हम अपने दर्शकों को भी सभी जगहों से दिखा रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का इस सब पूरी जानकारी के लिए। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से, जहां पर छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो ये तैयारियां, व्यवस्थाएं जो हैं चारों तरफ से देखने को मिल रही है, किस तरह से घाटों को सजाया जा रहा है और वहां पर पूरी व्यवस्था इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि जो व्रत करने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये तस्वीरें हैं बिहार से, जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ छठ महापर्व शुरू हो चुका है और अब डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर तमाम घाटों को सुसज्जित किया गया है, व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि छठ व्रत करने वालों के लिए कोई समस्या ना हो। तो तीसरी तस्वीर आप देखेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भी इस बार यमुना के घाटों को सजाया जा रहा है, पूरी व्यवस्था की जा रही है जिससे कि छठ व्रत करने वालों को यहाँ पर आने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो और वो पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना कर सके। तो दिल्ली की तस्वीरें हैं, क्योंकि अब से पहले हम देखते थे कि यमुना के घाटों पर छठ महापर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है इस बार का ये पहला आयोजन जो कि यमुना के किनारे पर किया जा रहा है। और दिल्ली में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। यहां रविवार को दिन में करीब 11:30 पर छात्रा पर एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा पर एसिड अटैक उसके जानने वाले आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का क्राइम टीम और एसएफएल की टीम ने निरीक्षण किया है। तो वहीं पीड़िता द्वितीय वर्ष की छात्रा बताई जा रही है। छात्रा अशोक विहार में एक कक्षा के लिए गई थी। जब वो कॉलेज की ओर जा रही थी तभी उसका परिचित जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया और इस दौरान आरोपी ने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। तो 1 महीने से ये युवक इस लड़की को परेशान कर रहा था और यहाँ पर इसने कॉलेज से लौटते वक्त
छात्रा पर हमला किया है, एसिड अटैक किया है। छात्रा के दोनों हाथ जल गए हैं। तो दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक का ये मामला सामने आया है। हालांकि तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध है। सवाल उठता है कि ये लोग कहां से एसिड लेकर आए और फिर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अभी तीनों फरार हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है, अपने आप में फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं एसिड की बिक्री को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे घटना हुई कैसे है ये? देखिए ये सेकेंड ईयर डीयू की सेकेंड ईयर की छात्रा है जो लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती है और मुकुंदपुर जो दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वहाँ पर ये रहती है। पीड़िता ने जो पुलिस को बयान दिए उसके मुताबिक जो है वो अपनी एक क्लास उसने पहले ली, उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए वो लक्ष्मीबाई कॉलेज जा रही थी और लक्ष्मीबाई कॉलेज से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही उस पीड़िता पे इस तरीके का एसिड अटैक किया गया। पीड़िता ने बताया कि 1 महीने से जितेंद्र नाम का जो शख्स है वो उसको लगातार स्टॉक कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, उसके साथ जो है वो फप्तियां उस पर कस रहा था और तकरीबन 1 महीने पहले ही जो उसकी जितेंद्र के साथ इसी बात को लेकर बहस भी हुई थी और ये बहस काफी तीखी हुई थी, जिसमें पीड़िता ने जितेंद्र को ऐसा ना करने के लिए डांटा था, उसे चेतावनी दी थी। जिसके बाद रविवार को सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है। 10 बजे जब पीड़िता लक्ष्मीबाई कॉलेज में जो भरत नगर नॉर्थ वेस्ट इलाके में पड़ता है वहां पर जा रही थी, तभी कॉलेज से कुछ कदमों की दूरी पे जितेंद्र बाइक पे अपने 2 साथियों अरमान और ईशान के साथ वहां पर पहुंचा। पीड़िता ने बताया कि जो जितेंद्र था वो मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि ईशान और अरमान पीछे बैठे हुए थे और जैसे ही जो मोटरसाइकिल है वो पीड़िता के पास पहुंची तभी अरमान ने ईशान को एसिड की बोतल दी और ईशान ने जो पीड़िता है उसके ऊपर एसिड जो है फेंक दिया। जैसे ही एसिड फेंका गया तो पीड़िता ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया, जिसके चलते पीड़िता का चेहरा तो बच गया लेकिन उसके दोनों हाथ बुरी तरीके से झुलस गए। जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पहले उसे दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन चूंकि हाथ बहुत ज्यादा झुलस गए थे उसके बाद उसको देर रात को ही आरएमएल अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल पीड़िता की जो हालत है वो स्थिर है, पीड़िता खतरे से बाहर है, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए हैं। गीतू, गनीमत यह रही कि इस पूरे हादसे में अगर पीड़िता अपने चेहरे पर हाथ नहीं रखती तो पीड़िता का पूरा चेहरा उस तेजाब से झुलस जाता। फिलहाल इस पूरी वारदात के बाद जो तीनों आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन पीड़िता के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कई टीमों का गठन किया है जो दिल्ली समेत कई अन्य इलाकों में दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है ताकि उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। जी रजनीश, अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा क्या है दिल्ली में, और अगर इस तरह के मन चले यहाँ पर खुलेआम इस तरह की वारदातें करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कानून को लेकर सवाल उठने लाजमी है। यानी दिल्ली में इतना खौफ है ही नहीं इन अपराधियों में कि किसी भी बच्ची का पीछा करने से पहले डरे। देखिए गीतू, अगर जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है देश की राजधानी दिल्ली में तो वो राम भरोसे ही है। महिलाओं के अलावा तमाम दूसरे लोग, चाहे वो नाबालिग बच्चे हों या फिर युवक हो या कोई भी ऐसा शख्स हो जो दिल्ली में रहता है, उसकी सुरक्षा राम भरोसे है। और दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस दम तो जरूर भरती है, लेकिन उस दम को ऐसे ही वारदातें निकाल देती हैं कि आपने जो दम भरा है, आपने जो अपने पीठ थपथपाई है, वो आपने खुद थपथपाई है, ना कि दिल्ली वासियों ने आपके काम को लेकर थपथपाई है। इस अगर वारदात को छोड़ दे तो इससे पहले आदर्श नगर में भी एक युवक की चाकू से गोद की हत्या की, वो कुछ समय पहले, इसी महीने की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। इसके अलावा 2 महिलाओं पर भी चाकू से वार किया गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई। तो इस तरीके की वारदातें, अगर खासकर मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बीते 1 महीने के अंदर तकरीबन 4 से 5 वारदातें चाकूबाजी और अब एसिड अटैक की हो गई हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो राम भरोसे है, चाहे दिल्ली पुलिस कितनी भी अपनी पीठ थपथपाए या अपने आप को तमगा दे, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिल्ली में बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो लगातार अब सवाल उठेंगे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जो कि बिल्कुल एक तरह से कहीं ना कहीं खराब होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।
और आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें आज से फिर से शुरू हो गई हैं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडिगो की फ्लाइट 6E1703 ग्वांगझोउ ने टेक ऑफ की है और वहीं 9 नवंबर से दिल्ली ग्वांगझोउ रूट भी शुरू कर दिया गया है। तो ये कदम 5 साल बाद दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी की औपचारिक वापसी है, साथ ही नई कूटनीतिक शुरुआत का भी संकेत है, जहां गलवान के बाद टूटे रिश्ते अब रनवे पर लौटते नजर आ रहे हैं। 31 अगस्त को तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सीधी उड़ानों की बहाली पर विचार चल रहा है। इसके बाद भारत ने कूटनीति के पन्ने ऐसे पलटे कि अब सीधी उड़ान चीन की तरफ है। जून 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध 1962 के युद्ध के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। कई सैन्य और कूटनीतिक दौरे के बाद दोनों पक्षों ने LAC के कई विवादित इलाकों से सेना पीछे हटाई है। दोनों देशों के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर अक्टूबर 2023 में डेप्सांग और डेमचौक जैसे अंतिम विवादित बिंदुओं पर समझौता हुआ। इसके कुछ ही समय के बाद कज़ान में मोदी शी वार्ता में संबंध सुधारने के कई फैसले लिए गए। हाल ही के महीनों में संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया में कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली जैसे कदम भी शामिल थे और अब सीधी उड़ानों की बहाली इसी प्रक्रिया की एक कड़ी मानी जा रही है। भारत चीन फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों, व्यापारियों और छात्रों को राहत मिलेगी। बिजनेस डेलीगेशंस को सीधा रूट मिलेगा। चीन जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स का समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके अलावा मेडिकल और धार्मिक यात्राओं में सहूलियत होगी। तो भारत चीन की दोस्ती एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ये माना जाए कि अब यहाँ पर दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई, जो कि 2020 में बंद कर दी गई थी। गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो LAC को लेकर लगातार ये विवाद था और दोनों देशों के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही थी, लेकिन अब जब कई दौर की बातचीत हुई है भारत और चीन के बीच, और ऐसे में अब यहाँ पर सीधे तौर पर जो यात्रा है वो शुरू कर दी गई है।